चलो आ गए सब बेटा अंदर। कौन बाकी है अभी? यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। ये कौन गुड बाकी है अभी? मॉर्निंग। 4 जन बाकी तीन जी। तीन चार लोग। सर मुर्तुजा बाकी है जो। ऋतु जाना चलो तो लेट हो गई है। अब्दुल। अब्दुल। खुशी। बराबर है। आलिया। चलो हो गया कल का भाई। एक बार जो नोट्स है वो रैपिडली रिवाइज कर लो। ओके सर। नहीं तो मेरे पास अभी है तो मैं आपके पास नोट में लिखी है ना बेटा, जो नोट्स लिखवाई थी वो सब इक्वेशंस वाली। हाँ सर हाँ। देख लो फटाफट चलो। चलो हो जाए तो बताना बेटा। यस। हो गया। चलो नोटबुक है ना आपके पास? हाँ है सर। तो आज थोड़े पहले बेटा सम्स करेंगे। जो अच्छे अच्छे सम्स है वो लेके आया हो। चलो पूरे डेटा नहीं लिखाऊंगा, क्या है सब में वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है।
सॉल्यूशन आपको करना है। चलो, कॉनकेव मिरर है। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्या है, आपको बताना है कॉनकेव मिरर। उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दी है। एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, तो उसकी जो वर्चुअल इमेज मिलती है वो 2 टाइम्स बड़ी दिखती है। 2 टाइम्स बड़ी मतलब क्या होगा बेटा, उसका मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन इज 2, और इमेज जो है बेटा डेट इज अ वर्चुअल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलो, कॉनकेव मिरर के सामने एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी वर्चुअल इमेज मिलती है। वो वर्चुअल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ी दिखती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शंस है आपके पास 15, 30, 45, -7.5। चलो, कैसे फाइंड करोगे बेटा? सर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से कुछ मिल सकता है? फोकल, हाँ हो सकता है ना। हम लोगों ने पढ़ी है मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर F minus V by V F. क्या? F minus V by F. Magnification equal to F माइनस, V by F. Image so object distance लेना है तो F upon V minus U. अरे आप डायरेक्ट ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो ना, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस U। Minus U. Yes sir. अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करो। Half U. ये आंसर मैंने दिए देखो, 15, 30, 45, -7.5, उसमें से कोई लाना है। -7.5, -9.5। हाँ सर 7.5। वैसे देखा जाए तो ये सम आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर विद नेगेटिव साइन, इसमें एक ही ऑप्शन है ये नेगेटिव वाला। हाँ सर। हाँ सर, और क्यों मिला? तो ये सब है ना बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, आपने फाइंड किया, आंसर आए वो सही तो है ही, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ये देखना है कि चलो ऑप्शन पहले मैं देख लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर एक ही नेगेटिव साइन है, तो आंसर यही होगा ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कंसीडर विद नेगेटिव साइन, है ना भाई? Yes sir. हाँ सर। है यस ना, सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा, ये सब आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो, ओके, तो आंसर है इसका -7.5। चलो, दूसरा एक सम है,
1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास मीडियम में से, ग्लास मीडियम जो है वहां से एक रे जो है वो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पानी की ओर जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33, मतलब ग्लास में से वो वाटर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो आपको ग्लास का क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स होल स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स 2/1, मतलब 2। चलो क्रिटिकल एंगल कब मिल सकता है? जब सर सर मतलब हम लोग ने साइंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसका कुछ कर सकते हैं? कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में रे जा रहा है भाई? ग्लास में से पानी में जा रहा है, ठीक है। यस सर। डेल्टा टू रहेगा। दूसरी बात हम लोग लिख सकते हैं n1 साइन थीटा हाँ सर, 1 वही बोल रहा हूँ। टू साइन थीटा 2 लिख सकते हैं ऐसा। n1 मतलब कहाँ से रे जा रहा है भाई? ग्लास मीडियम में से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे Ng। और एन वाटर। कहाँ पर जा रहा है? वाटर में, तो n2 की जगह पर क्या लिख देता हूँ? n वाटर। सर ब्लर हो गया। चलो अभी θ1 कितना होगा? क्रिटिकल एंगल लेना पड़ेगा, एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि आपको ऐसा पूछा गया ना, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल कब फाइंड करेंगे? जब इंसिडेंट एंगल आपका C होगा, तब रिफ्रैक्टिव एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना भाई। यस सर। यस सर। हाँ। चलो अभी वैल्यू रख दो यहाँ पर, Ng की जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 साइन C इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 और साइन 90। चलो साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा? 1.33 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू ये 1, 1.33 डिवाइडेड बाई 1। 3/4। चलो सिंप्लीफाई करो। पॉइंट डबल 866। मतलब 8/9 ही होगा ना। अभी क्या करने का, आप लोगों को चेक कर लेने का कि आपका जो आंसर आया वो डिवीजन करके कहाँ पर आ रहा है, वो चेक कर लो। ठीक है, चलो नाउ ऐसा पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस की दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R दिया है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है 1.55 ऐसा दिया है। सर इस वाले का डी ऑप्शन आएगा क्या? किसमें? लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या आएगा? लास्ट वाले में 8/9 है भाई, साइन इनवर्स 8/9, ए ऑप्शन। ओके। हाँ सर, आ गया। चलो तो ये कॉन्वेक्स लेंस दिया है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.55 है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आपको फाइंड करना है भाई, जो आपको सर दिया कल पढ़ा था वही। 44 1 60 बाय एफ। 88। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सी फॉर्मूला? 1 बाय एफ इज इक्वल टू एटा माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाय R2। चलो तो और मैंने साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको बताया था कि R1 क्या लेना है, R2 क्या लेना है।
चलो आंसर लाओ भाई। ए। कितना रहा? 22। हाँ सर। सही है। चलो हो गया भाई। R1 इज इक्वल टू R रखोगे एंड R2 इज इक्वल टू माइनस R। हो गया सर। चलो फोर्थ वन आपको दिया गया बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सर इसमें पॉजिटिव होने वाला ही फॉर्मूला लगेगा प्लेनो कॉन्वेक्स आपको सोचना है पहला नाम क्या है, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मैं बता रहा हूँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ सर। सर एफ इज इक्वल टू आर अपॉन ईटा माइनस वन। वो आप जानो, आप मुझे आंसर बताओ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1.1, 1.2, 1.33 एंड 1.66। चलो अभी आंसर फाइंड करो। सी ऑप्शन 1.33। 1.33। 33। कल इसकी फॉर्मूला लिखी थी, शायद आपको पता होगा, हम लोगों ने हाँ। केसीसी के बेचारा। क्या फॉर्मूला थी? एफ इज इक्वल टू, आर अपॉन न्यू माइनस वन। हाँ, आर अपन म्यू माइनस वन। हो गया भाई सबका? यस सर। कंफर्म भाई? चलो अभी ये टिपिकल सम में दे रहा हूं थोड़ा। कॉनकेव लेंस के साथ में कॉन्वेक्स लेंस अरेंज किया है। कॉनकेव लेंस और उसके साथ में है कॉन्वेक्स लेंस अरेंज किया है। ठीक है, दोनों के पावर का रेशियो आपको दे दिया गया है। दोनों के पावर का रेशियो आपको दे दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मतलब एफ इक्विवेलेंट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस की फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। दोनों लेंस की फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, -75 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर।
कैसे करोगे भाई? कॉनकेव लेंस है एंड दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा है और पावर का रेशियो मिल रहा है 2/3। ये कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। चलो समझो, यहाँ पर पहले तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम लोग लेंगे f1 इज इक्वल टू -f1 लिखूं, क्योंकि नेगेटिव लेते हैं सर। एंड कॉन्वेक्स लेंस f2 इज इक्वल टू, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अभी पावर का रेशियो आपको दे दिया गया है बेटा, P1/P2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2/3। पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई फोकल लेंथ, तो P1 की जगह पर 1/f1 एंड P2 की जगह पर 1/f2 ऊपर आएगा 2/3। लेकिन पहले की फोकल लेंथ माइनस आएगी ना। चलो तो मुझे f2 लिखना है, तो f2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस इधर दे दूँ तो -2/3 f1 लिख सकता हूँ भाई। अभी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ की फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f2 की फॉर्मूला बना ली, यहाँ पर रखो और f1 फाइंड कर लो। एंड f1 फाइंड करने के बाद अब ये f1 की वैल्यू यहाँ पर रख देना, तो आपको f2 मिल जाएगा। चलो आंसर लाओ अभी। सर एफ इक्विवेलेंट रखना है ना 1/f की जगह पे, जहाँ पे f है। हाँ 1/f आपको दिया है ना, तो इक्विवेलेंट। 1/f है कि मतलब ऐसा फिर बेटा फोकल लेंथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय f, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/30 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/-2f1/3। क्लियर? सर 15 आया, मतलब -15 आया माइनस। हाँ तो f1 इज इक्वल टू -15 सही है। सर एक ही ऑप्शन है डी, -15। हाँ अभी वो -15 यहाँ पर रखोगे तो दूसरा आंसर आ गया f2 का 10 आ जाएगा ना। हाँ सर। चलो भाई, हुआ, आंसर आया आ गया सर। सबका, आया भाई, पिनांग, राज चन्नी वाला, गहलोत, यस सर। ऋषभ बजाज। राज का भी आ गया सर। यस सर। तो आंसर जो है वो दिया है डी, -15 एंड 10 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, आपको एक प्रिज्म दिया है जिसकी सब साइड का मेजरमेंट सेम है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 आपको दे दिया गया है, तो मिनिमम डेविएशन फाइंड करो। तो ये तो आना ही चाहिए।
आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। चलो आंसर लाओ भाई। सर ए हम लोग 60 डिग्री लेंगे ना? क्या? ए अपना प्रिज्म एंगल। A60 होगा ना, इक्विलेटरल प्रिज्म है बेटा। हाँ ईटा इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, फॉर्मूला अप्लाई करो। ए की जगह पर प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। सर साइन इनवर्स 0.866 में आता है, वैल्यू ही है इसकी। 866, 0.866। तो वो साइन 60 की वैल्यू है। हाँ हाँ सर साइन 60। सर डी ऑप्शन 50 डिग्री आ रहा। 60 आ रहा है। हाँ तो सही है। हुआ भाई सबका कि बाकी ये कराऊं? हेलो। सर कर रहे हैं। हैं? कराऊं? नहीं करिए छे। राज चन्नी वाला सर हो गया, ओके। √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आप रखोगे साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन आ 60। गया सर। आ गया। यस सर। चलो और किसी का बाकी है भाई? गहलोत। नो सर, हो गया। हो गया सर, हो गया। ओके। मुर्तुजा। मुर्तुजा। मुर्तुजा है ही नहीं। अब्दुल। हो गया सर। ओके। चलो अभी बहुत ही एक बढ़िया सम है, समझो। मैं आपको बताता हूँ उसकी कंडीशन क्या है, फिर फॉर्मूला आप बताना मुझे।
ऐसा दिया है 1.54 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एंड 4 डिग्री प्रिज्म एंगल वाला थीन प्रिज्म है। ठीक है, कंडीशन क्या है बेटा, थीन प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.54 है एंड प्रिज्म एंगल है वो 4 डिग्री है। ठीक है, वो प्रिज्म जो है उसमें से विदाउट डेविएशन वाला व्हाइट लाइट का आपको 7 रंगों के अंदर डिवीजन करना है। विदाउट डेविएशन वाला जो व्हाइट लाइट है उसका आपको डिवीजन फाइंड करना है, या तो डिवीजन आपको चाहिए तो दूसरा एक प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहला प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है, उसके साथ कंबाइन करेंगे तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को, समझो। दोनों प्रिज्म से लेके आपको विदाउट डेविएशन वाला एक व्हाइट लाइट है, उसका 7 रंगों जो हम लोग को विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर आपको मिलना है। तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना होना चाहिए, ये आपको पूछा गया है। बहुत ही टिपिकल सम है, लेकिन लॉजिकल सम है बेटा, आप ध्यान से देखो तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। आपको ऐसा पूछा गया है कि एक प्रिज्म तो है ही आपके पास, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है एंड प्रिज्म एंगल 4 डिग्री, थिन प्रिज्म है। चलो, तो ये प्रिज्म का यूज करके विदाउट डेविएशन वाला व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन आपको फाइंड करना है, डिस्पर्सन आपको चाहिए। तो उसके साथ हम लोग दूसरा प्रिज्म रखेंगे, दूसरा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है और उसका प्रिज्म एंगल कितना रखेंगे ताकि हम लोगों को जो व्हाइट लाइट है वो विदाउट डेविएशन वाला डिस्पर्सन हो सके। कंडीशन आपको बताऊं डायग्राम से, जब भी विदाउट डेविएशन मतलब क्या, डेविएशन आपका 0 होना चाहिए, कंडीशन ये है। अभी आपके पास 2 प्रिज्म है तो बट ऑब्वियस है कि फाइनल डेविएशन क्या हो सकता है बेटा, दोनों डेविएशन का एडिशन Δ1 + Δ2 = 0। तो मतलब कंडीशन Δ1 = क्या लिख सकता हूँ, -Δ2। अभी थीन प्रिज्म में डेविएशन का इक्वेशन है आपके पास, क्या इक्वेशन है बताओ। थीन प्रिज्म में डेविएशन का इक्वेशन क्या है बताओ। याद है किसी को थीन प्रिज्म? Yes, sir. तो उस, A हाँ बोलो। into eta -1. हाँ, तो Δ1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A1 eta -1 इक्वल टू माइनस A2 eta 2 -1. eta2 -1। Yes, sir. चलो, अभी यहाँ से आपको A2 फाइंड करना है। आपको ऐसा पूछा गया है कि विदाउट डेविएशन आपको डिस्पर्सन मिलना चाहिए। तो विदाउट डेविएशन मतलब क्या कि डेविएशन डेल्टा = 0। यहाँ पर 2 प्रिज्म है तो Δ1 + Δ2 = 0। चलो अभी आंसर लाओ, A2 का आंसर फाइंड करो और क्या आता है वो बताओ। Three.
-3। हाँ -3 सर, A2। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा बेटा? पहला प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म उसे उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। मतलब याद करो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, ये एक हाँ प्रिज्म सर, याद है। और ये दूसरा ऐसा प्रिज्म, ठीक है। आया भाई आंसर? Yes, sir. हम्म। चलो, अभी एक बहुत मस्त समय डायग्राम के हिसाब से मैं आपको, ये डायग्राम एक्चुअली एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। आप ड्रॉ करोगे डायग्राम, खुद ट्राई करोगे भाई? करते हैं। Yes, sir. चलो, एक रे है, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, उसका इंसिडेंट एंगल आप आई है। चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहा हूँ। ये वो दोनों सरफेस को अलग करती हुई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये मान लेते हैं कि रेयरर मीडियम है। एक रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है और उसका इंसिडेंट एंगल दिया है आई। चलो इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंसिडेंट एंगल है यहाँ पर आई। अभी ये रे जो यहाँ से जा रहा है बेटा, उसका रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। और रिफ्लेक्ट होता है तब उसका एंगल आर है। तो रिफ्लेक्ट होगा मतलब क्या बेटा? यहाँ से वही मीडियम में वापस आएगा ये। Yes, sir. हाँ वो सर। एंगल आपको दे दिया गया है आर। एंड रिफ्रैक्ट भी होता है, तो डेंसर टू रेयरर तो क्या होगा? अवे फ्रॉम मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल? अवे फ्रॉम Away from normal. तो यहाँ से वो ऐसा बाहर निकलेगा। ये एंगल आपको दे दिया गया है आर डैश, ऐसा दिया है। फिर एक और कंडीशन दे दी है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, रिफ्लेक्टिंग रे ये, एंड ये जो है रिफ्रैक्टिंग रे जो है, दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल आपको दे दिया गया है 90 डिग्री यहाँ पर। तो आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। चार ऑप्शन दिखाऊं? बहुत डेंजर डेंजर है। साइन इनवर्स टेन आर डैश, फिर है कॉस इनवर्स टेन आर डैश, साइन इनवर्स टेन आर, एंड कॉट इनवर्स साइन आर। फिर से एक बार कंडीशन बताता हूँ बेटा, सोचो। एक रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो इंसिडेंट एंगल आई है। अभी उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन होता है तब एंगल उसका आर है, एंड रिफ्रैक्शन होता है तब एंगल आर डैश है। रिफ्लेक्टिंग रे एंड रिफ्रैक्टिंग रे दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। दिमाग लगाओ बेटा अभी। सर ऑप्शन लिखा हुआ था लेकिन
बोलो हुआ कि नहीं? कुछ दिमाग में आ रहा है बेटा? देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आपको दो कंडीशन दे दिए बेटा ऑलरेडी, आपने ध्यान से सुना नहीं। रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रिफ्रैक्शन भी होता है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, पढ़ा था ये? यस सर, Yes, रिफ्लेक्शन। sir. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ऐसा पढ़ा था कि आई डेट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। चलो अभी देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना हो सकता है? 180 होगा ना ये पूरा, हाँ सर। मतलब आर डैश प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 हो सकता है। Yes, sir. आर डैश प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 हम लोग लिख सकते हैं। तो आर डैश प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। Yes, sir. तो आर डैश हाँ इज इक्वल टू 90 माइनस आर होगा, Yes, sir. होगा ना? यस। चलो अभी देखो यहाँ पर ये मीडियम डेंसर है, रे मीडियम रेयरर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्नेल लॉ अप्लाई करूँ, स्नेल लॉ, तो N1 हाँ सर। ये N1 ये N2, तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर डैश लिख सकता हूँ भाई, यस सर। ठीक है। तो मैं अभी लिखता हूँ स्नेल लॉ अप्लाई करता हूँ, तो N1 साइन आई N2 साइन आर डैश, आई इज इक्वल टू आर है, तो N1 साइन आर इक्वल टू N2 साइन, और आर डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस आर लिख सकता हूँ। हाँ तो Yes, अभी sir. N1 बाई N2, ये N2 नीचे लेके आए, साइन 90 माइनस आर मतलब कॉस आर अपॉन साइन आर, कॉस अपॉन साइन मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉट आर, कॉट। है ना। चलो अभी हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या है, N1 साइन सी लेना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू N2 साइन क्या लेना पड़ेगा, 90। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या बेटा, कि हाँ जब सर। एंगल आपका सी होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल आपका 90 होगा, ठीक है ना। चलो तो N1 बाई ये N2 ले लेता हूँ, ये N1 बाई N2 इक्वल टू साइन 90 मतलब 1 अपॉन साइन से लिख सकता हूँ वैसा मैं। अभी यस। N1 बाई N2 देखो, N1 बाई N2 इज इक्वल टू क्या आया, कॉट आ रहा है, तो कॉट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, कॉट आर। तो साइन सी 1 अपॉन कॉट मतलब क्या, 10 आर। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 10 आर। क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ पर दो लॉ को मर्ज करना बेटा, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन दे दी आपको, ठीक है। हाँ सर। हम्म, Yes, sir. चलो नेक्स्ट अभी दूसरा करते हैं। चलो अभी शांति से करना। थीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, थीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो आपको पावर फाइंड करना है।
ऑप्शन ए 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर एंड 6 डायोप्टर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। सर एफ इज इक्वल्स टू अपना वो वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे अपने को मतलब क्या मिलेगा सर उससे? एफ मिलेगा ना, एफ उससे पावर हाँ निकाल सकते हैं। हाँ, पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लो, फिर पावर P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला है ही आपके पास। और कल ये प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ का इक्वेशन कल लिखवाया था मैंने आपको। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन एटा माइनस। हम्म। क्या आंसर आया? 25 आया 25 सेंटीमीटर होगा ना? सेंटीमीटर। हाँ, अभी पावर फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 1/f कर लो। फोर, राज चन्नी वाला का आंसर आया 4, सही है। फोर डायोप्टर आ गया। 4 डायोप्टर, आंसर इज 4 डायोप्टर। चलो सम नंबर 10 समझो आगे। ऐसा दिया गया है कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, उसमें से एक रे जो है वो मिनिमम डेविएशन फील करता है। कंडीशन ये है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उससे इंसिडेंट एंगल डबल है। मतलब इंसिडेंट एंगल जो होगा प्रिज्म का, जो रे हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो उसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्रैक्टिंग एंगल से डबल है। तो आपका प्रिज्म एंगल क्या होगा? आपको ऐसा दिया गया है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम लोग डबल करते हैं तो आपको मिलता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल इज 2 टाइम्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, ऐसा आपको दिया गया है। तो आपका प्रिज्म एंगल फाइंड करना है एंड जो रे है वो मिनिमम डेविएशन फील करता है। ठीक है, रे गेट्स मिनिमम डेविएशन। शायद आपको याद हो हम लोगों ने एक सम किया था, तो तब मैंने आपको लिखवाया था कि मिनिमम डेविएशन एंड मैक्सिमम डेविएशन की क्या कंडीशन थी। एक मैंने सम करवाया था आप लोगों को, जब प्रिज्म वाली थियरी हम लोगों ने कंप्लीट की थी तब हम लोगों ने उसके बाद सम्स किए थे। तो एक सम में हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है एंड मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है वो मैंने लिखवाई थी।
चलो तो मैं वो कंडीशन आपको दे देता हूँ भाई, क्योंकि आपको याद नहीं होगी। सर 90 आया आंसर। आंसर 90 सही है बीड़ू। क्या फॉर्मूला अप्लाई की? चन्नी वाला। तेरा स्पीकर बंद होगा ना फिर एक तो। सर डेविएशन एंगल हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। काहे को? मतलब बहुत छोटा है ना। ऐसा है? हाँ। करो, ट्राई करो। ओके। स्नेल लो लगाया वो तो सही है, कैसे लगाया? देखो मैं यहाँ पर फिर से कंडीशन लिख देता हूँ भाई। और मिनिमम डेविएशन R1 इज इक्वल टू R2 होता है, एंड फॉर मैक्सिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो कंडीशन अभी आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ भाई, चलो डायग्राम के ऊपर से समझते हैं। ये मैंने ले लिया यहाँ पर प्रिज्म, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट एंगल आई, ये ऐसे जाएगा तो ये याद करो हमारा R1। तो यहाँ पर हम लोग स्नेल लॉ अप्लाई करें तो N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R1। सही है राज चन्नी वाला। N1 की जगह पर 1, साइन I की जगह पर 2R1, क्योंकि कंडीशन दे दी है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिफ्रैक्टिंग एंगल। N2 की जगह पर √2 और ये साइन R1। अभी साइन 2 थीटा की मैथ्स वाले बच्चों को फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन R1 इंटू कॉस R1। ये याद रखना भाई, मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं, बायो वाले स्टूडेंट्स। साइन 2 थीटा की यह फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन R1। तो ये साइन R1 यहाँ से चला गया, तो cos R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बा, √2/2। ये 2 नीचे आएगा, मतलब 1/√2। तो cos के टेबल में 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री। तो R1 आ गया आपका। अभी जितना R1 आया तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 45। अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, प्रिज्म एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई। हाँ सर। तो ये सब चीजें बेटा जब लिखवाई थी तब आपको याद रखनी होगी चाहिए थी, अभी याद रखना। चलो दूसरा ही ऐसा देता हूं, समझो। अभी आप खुद ट्राई करो। सेम यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इज इक्वल टू ईटा, ठीक है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन ही होता है। ये प्रिज्म में से रे जब इंसिडेंट होता है तो मिनिमम डेविएशन ही होता है। तो आपको इंसिडेंट एंगल फाइंड करना है, इंसिडेंट एंगल। इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है, ठीक है। चलो
इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है तो प्रिज्म एंगल आपका हो जाएगा 60। चलो, ऊपर वाला सम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइंड करना है इंसिडेंट एंगल। ऑप्शन में दे रहा हूँ 45, 60, 90 और 180। राज चन्नी वाला आंसर आया 45। सही है भाई। चलो, अभी मैंने यहाँ पर लिखवाया था मिनिमम डेविएशन है तो फॉर्मूला क्या होगी, R1 इज इक्वल टू R2 होता है, ठीक है। और याद करो ये इक्वेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है बेटा, आपको R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अभी R1 R2 सेम है तो R1 आपका क्या होगा, A/2। A/2 मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अभी यहाँ पर स्नेल लॉ अप्लाई कर लो, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1। ये N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1 और I आप फाइंड कर लो। N1 साइन I, N2 साइन R1, N1 की जगह पर 1 साइन I, N2 की जगह पर √2 और साइन R1 की जगह पर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, नहीं 1/2, तो ये √2/2 मतलब 1/√2। तो साइन I इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री पे। तो आंसर आ गया I इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया। चलो, हो गया। हाँ सर। चलो, एक और लॉजिकल सम देता हूं। समझो, हमारे पास एक कांच का स्लैब है। कांच का स्लैब को मैं ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए, ठीक है। कांच के स्लैब में एक एयर बबल है, मान लेते हैं कि ये एक मैंने रख दिया यहाँ पर एयर बबल है, ठीक है। उसको हम लोग एक साइड से देखते हैं, उसकी ये दो साइड है, एक साइड से देखना है मतलब ये, और दूसरी साइड यहाँ से, ऐसा मान लेते हैं। तो एक साइड से देखते हैं तो वो 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिखाई देता है, 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से आप देखते हो तो ये डेप्थ आपको 6 सेंटीमीटर दिखाई देती है, और दूसरे साइड से देखते हो तो वो डेप्थ आपको 4 सेंटीमीटर दिखाई देती है। तो कांच के स्लैब की थिकनेस क्या होगी, अभी बता देना मत हाँ भाई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्चुअल दिखेगा आपको। चलो, समझ में आया। ये कांच का स्लैब है, अंदर एक एयर बबल है। आप एक साइड से देखते हो ऊपर से तो 6 सेंटीमीटर डेप्थ दिखती है, और नीचे से देखते हो तो 4 सेंटीमीटर दिखती है। और ये जो बबल होगा डेट इज, चन्नी वाला आंसर लेके आया 15 सेंटीमीटर। हाँ भाई सही है। कैसे,
कुछ बुक लेके बैठा है क्या? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, हाँ ये कंसेप्ट देखो। तो मान लेते हैं हमारे पास, याद करो ये फॉर्मूला है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ईटा ग्लास अपॉन ईटा एयर मीडियम, मतलब N2/N1। चलो रियल डेप्थ हम लोग एक साइड से लेते हैं, कितनी होगी x, एपरेंट डेप्थ हमें कितनी दिखनी है, ऊपर से मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर दिखती है। ईटा ग्लास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, एयर का कितना होगा मान लेते हैं 1, तो ईटा इज इक्वल टू आ गया आपका x/6, ईटा आपको कितना दिया है 1.5, तो x इज इक्वल टू ईटा इंटू 6, तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 9 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर से देखते हो तो रियल डेप्थ कितनी होगी बेटा 9 सेंटीमीटर, लेकिन आपको मीडियम चेंज होता है, एयर टू रेयर टू डेंसर मीडियम आता है, इसलिए आपको 6 सेंटीमीटर दिख रही है। अभी सेम ये चीज नीचे अप्लाई करो फिर से, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ईटा ग्लास अपॉन ईटा एयर। रियल डेप्थ नीचे से सपोज मान लेते हैं कि y है, नीचे से एपरेंट डेप्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 1.5/1, तो y इज इक्वल टू 15 चौक 60, तो 6 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी स्लैब की थिकनेस x प्लस वाई 9 प्लस 6 15 सेंटीमीटर। क्लियर भाई? तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, याद है कुछ? हाँ सर याद है। हाँ, और यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम से ऐसा जजमेंट नहीं ले सकते बेटा, यहाँ पर एक ऑप्शन 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये देखो बेटा पहले ऊपर से हम लोग एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में देखते हैं, सेम नीचे भी एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में देखते हैं। तो हमें यहाँ पर जो बबल है ऊपर से देखो या नीचे से देखो, वी गेट ऑलवेज अ वर्चुअल डेप्थ नॉट अ रियल डेप्थ, ठीक है? तो हमें रियल डेप्थ कितनी है ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? दोनों साइड से लिख लिया? हाँ या ना? Yes, sir. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है बेटा, ठीक है? इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है, वो प्रिज्म में हम लोग कोई लाइट का रे इस तरह से इंसिडेंट करते हैं कि उसका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम बने। कंडीशन क्या दे रहा हूं बेटा, प्रिज्म जो है वो इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है? तो उसमें इंसिडेंट लाइट हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं कि उसका इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल आपका सेम बने। आई और ई सेम हो जाए। यस दैट इज द कंडीशन इज दैट बेटा आई इज इक्वल टू ई आपको दे दिया गया, ठीक है? इफ द इंसिडेंट एंगल इज 3-4 टाइम्स ऑफ इस प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल जो है वो 3-4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल दिया है, तो मिनिमम डेविएशन कितना मिलेगा? चलो बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं? आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए ऐसा कुछ। आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, याद आया? हाँ सर। हाँ, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ये आपको दे ही दिया है, तब आपको डेविएशन मिनिमम मिलेगा। तो मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये आई प्लस ये भी आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो 2y इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। चलो
तो 2i कितना होगा? i इज इक्वल टू 3 3/2 हो जाएगा। इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। 2 2 जा 4, तो 3/2a माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा m। तो डेल्टा m कितना मिलेगा भाई? सर आ गया 0.5a और a अपना 60 होता है इक्विलिब्रियम। a इज इक्वल टू 60, 60/2 मतलब आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है। हाँ सर। चलो चलो और एक सॉल्व करो, लास्ट एक सम। चलो ये आ गया, आना ही चाहिए अभी। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो ईटा इज इक्वल टू, मैं दे रहा हूं आपको √3। उसको ऐसा दिया है, कंडीशन इज दैट मिनिमम डेविएशन इज इक्वलेंट टू प्रिज्म एंगल। मिनिमम डेविएशन इज इक्वलेंट टू प्रिज्म एंगल। सर लास्ट का आंसर क्या था? 30। ओके। √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक प्रिज्म है, उसमें मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल सेम है, तो प्रिज्म एंगल कितना होगा? चलो फाइंड करके बताओ। ओके सर। अभी ये फाइंड करो चलो। आंसर क्या है? 60 डिग्री। सही है। चलो बाकी स्टूडेंट्स, आंसर है 60 डिग्री, लाओ। सर कैसे करना है? ओ नो, हमने प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन साइन a बाई 2। ओके सर। थीटा इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन साइन a बाई 2। आंसर आया भाई गहलोत? नहीं सर, एक बार करवा दो ना। फॉर्मूला अप्लाई करो चलो। ईटा इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ईटा इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ओके सर। a बाई 2। ये √3 दे दिया गया है। यस सर। डेल्टा m इज इक्वल टू a है, तो a प्लस a 2a, 2a बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा? साइन a अपॉन साइन a बाई 2। चलो अभी साइन थीटा की ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जैसे साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो ये उसका हाफ है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखो ये एक ही जगह पर थीटा सोचो, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये साइन ए बाई 2 तो कैंसिल, ये √2 नीचे जाएगा, तो √3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ए बाई 2। तो कॉस के टेबल में √3/2 कब आता है भाई, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। यस सर। तो ये सब जो फॉर्मूला बेटा मैं लिख रहा हूँ वो बाजू में, तो आप भी लिख लेना, ठीक है। रुको सर। हाँ सर हो गया। चलो तो बच्चे लोग फॉर्मूला एक बार अच्छे से फिर से कंप्लीट करो, ठीक है ना। जो मैथ्स वाली फॉर्मूला भी अभी जो जहाँ पर लिखी है बेटा वो सब फिर से, और जो थियरी के नोट्स है वो भी अच्छे से रिफर करो बेटा। उसमें हम लोगों ने जो सम्स किए थे वो भी एक बार देखो, और नोट 2-3 लेक्चर से जो नोट्स हम लोग लिख रहे हैं वो भी एक बार अच्छे से थोड़ा याद कर लो, ठीक है। कंसेप्चुअली याद रखो। देखो जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है बेटा, ऐसा 100% कि ये हुआ तो यही होने वाला ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा तो 19-20 होता है, तो आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि प्रिज्म वाले थियरी, तो उसके बाद में जो सम्स किए थे तब हमने लिखवाया था कि मिनिमम डेविएशन है तो R1 इज इक्वल टू R2 ही होता है। तो ये सब चीजें आप एक बार फिर से उसको हाईलाइट करके उसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और याद कर लो, ठीक है। यस डायरेक्ट सर। फॉर्मूला बेस सब नीट में आता है, ठीक है। फॉर्मूला बेस सब नीट में आता है, जेई में फॉर्मूला बेस नहीं आता है। ऐसे जो किए ऐसे वो थोड़े बहुत तो इधर उधर सोचने वाले आने ही वाले हैं, ठीक है। नीट वालों के लिए तो ये जो नोट्स लिखवाई वो फॉर्मूला अच्छे से रट्टा मारो, और जेई वाले जो स्टूडेंट्स है बेटा उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरे कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों को सारे कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके एफर्ट्स पहले से दिख रहे हैं, सबके एफर्ट्स नहीं दिख रहे, जिसके दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स भी एफर्ट्स देना चालू कर दो, ठीक है। ठीक है, तो कल और आगे पढ़ेंगे, सम्स भी कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छे से फिर से आज एक बार रे ऑप्टिक्स का रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, ओके थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। ओके सर। बेटा। Yes, sir.